दिल्ली सल्तनत की कहानी में आज हम दो बहुत ही अलग किरदारों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन सल्तनत पर उनकी छाप उतनी ही गहरी पड़ी। हाँ। एक तरफ है रजिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अकेली महिला। जी। पुरुषों का दबदबा था दरबार में, पर उसने अपनी जगह बनाई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बलबन, जी। जिसने सुल्तान के पद की जो खोई हुई इज्जत थी उसे वापस पाने के लिए सख्ती का रास्ता चुना, मतलब वो लौह और रक्त की नीति। बिल्कुल, लौह और रक्त। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत में वैसे भी काफी उथल पुथल थी, तो चलिए आज की इस चर्चा में समझते हैं कि रजिया ने किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे बलबन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। बिल्कुल, और ये समझना भी मतलब जरूरी है कि ये दौर तुर्क अमीरों का था, वही तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा। हाँ, वो 40 वाला गुट। हाँ, इल्तुतमिश के वफादार 40 तुर्क गुलाम सरदार। लेकिन अब वो इतने ताकतवर हो गए थे कि सुल्तान कौन बनेगा कौन हटेगा, इसमें उनका बड़ा रोल था। अच्छा। तो हम देखेंगे कि सुल्तानों के फैसलों पर इनका कितना असर पड़ा और कैसे पहले रजिया और फिर बलबन ने इस शक्तिशाली गुट से मतलब निपटने की कोशिश की। ठीक है। आज की बातचीत का मकसद यही है कि इन दोनों शासकों के दौर की खास घटनाओं, उनकी नीतियों और सल्तनत पर पड़े उनके असर को गहराई से जानें। तो शुरुआत रजिया से ही करते। ये बात ही अपने आप में कितनी मतलब असाधारण है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के बाद अपने बेटों को नाकाबिल पाया और अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुन लिया। हाँ, ये तो है। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात रही होगी, है ना? हाँ। इस पहलू पर जरा गौर करते हैं, ये फैसला कैसे लिया गया होगा? हाँ, ये वाकई अनोखा था उस समय के लिए। लेकिन देखिए, इल्तुतमिश की मौत हुई 1236 में। उसके बाद उसकी एक पत्नी थी शाह तुर्कान, और ये तुर्क अमीर, हाँ, उन्होंने रजिया की दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। वो खैर कमजोर शासक साबित हुआ। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रजिया ने हार नहीं मानी। रुकनुद्दीन के खिलाफ उसने एक बड़ा नाटकीय कदम उठाया। उसने लाल कपड़े पहने। लाल कपड़े वो क्यों? लाल कपड़े उस समय न्याय मांगने का प्रतीक थे। वो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने गई जुमे की नमाज के बाद और लोगों से सीधे इंसाफ की गुहार लगाई। सीधी जनता से? हाँ, उसने उन्हें इल्तुतमिश का वो वादा याद दिलाया कि अगर शासक ज्यादती करे तो जनता उसे हटा सकती है। और जनता ने उसका साथ दिया? हाँ, दिल्ली की जनता और कुछ कह सकते हैं असंतुष्ट अमीर भी थे, उन्होंने उसका साथ दिया और रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान बनाया गया। कमाल है। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार हुआ, शायद आखिरी बार भी, कि किसी शासक को चुनने में दिल्ली की आम जनता की सीधी भूमिका रही हो। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने क्या अलग किया, मतलब अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए? हाँ, उसने कोशिश की। उसने सुल्तान की उपाधि ली, सुल्ताना नहीं, और उम्दतुन निस्वां यानी स्त्रियों में श्रेष्ठ ये खिताब भी अपनाया। अपने नाम रजियत के सिक्के भी जारी करवाए। और उसने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो शायद उसके पहनावे और दरबार में उसके व्यवहार को लेकर था। ये बात ज्यादा चौंकाने वाली थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। उसने एक पर्दा छोड़ दिया और पुरुषों की तरह कुलाह, मतलब एक तरह की टोपी, और कुबा यानी कोट या अंगोरखा पहनकर दरबार में बैठने लगी, हाथी की सवारी करने लगी। तो जाहिर है ये कदम तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। वो पहले से ही एक महिला के शासन को मतलब पचा नहीं पा रहे थे। ऊपर से ये बदलाव। रजिया सिर्फ अंदरूनी नहीं, बाहरी चुनौतियों से भी घिरी थी। जैसे 1238 में ख्वारिज़्म के सूबेदार ने मंगोलों के खिलाफ मदद मांगी। अच्छा। रजिया ने यहाँ समझदारी दिखाई, कूटनीति से काम लिया, सैन्य मदद नहीं दी, बस कुछ राजस्व सहायता दी। इससे मंगोलों से सीधा टकराव टल गया। लेकिन ये तुर्क अमीर, ये दल चालीसा, यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बने रहे, है ना? मिनाज उस सिराज ने अपनी किताब तबकाते नासिरी में लिखा भी है कि रजिया में शासक के सारे गुण थे, बस उसका महिला होना, वही उसकी सबसे बड़ी कमी मान ली गई। हाँ, मिनहाज का ये कहना उस समय की सोच को दिखाता है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर में शासन में लिंग की क्या भूमिका थी। सही बात है। ये तुर्क अमीर अपनी सत्ता में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर एक महिला की। तो रजिया ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया? उसने तुर्क अमीरों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ने की कोशिश की। कैसे? उसने गैर तुर्कों को अहमियत देना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था एक अबिसीनियाई गुलाम जमालुद्दीन याकूत। उसे अमीर आखूर
यानी शाही घुड़साल का प्रमुख बना दिया। अमीर आखुर, ये तो बहुत बड़ा पद होता था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पद था। और बस इसी बात ने अमीरों को और भड़का दिया। अच्छा। निश्चित रूप से तुर्क अमीर इसे अपनी तौहीन समझने लगे। उन्होंने फिर रजिया और याकूत के बीच नाजायज संबंधों की अफवाहें भी फैलाईं ताकि रजिया की छवि खराब हो। ओह, रजिया ने अपने विरोधियों को दिल्ली से दूर भेजने की भी कोशिश की। जैसे ऐतगीन को बदायूं भेज दिया, अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तादार मतलब सूबेदार बना दिया। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी पलट गई। ये चाल उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ गई? कैसे? भटिंडा का वही इक्तादार अल्तुनिया, उसने ही 1240 में विद्रोह कर दिया। उसी ने? हाँ, रजिया उसे दबाने के लिए दिल्ली से निकली। पीछे दिल्ली में क्या हुआ? तुर्क अमीरों ने मौका देखकर याकूत की हत्या कर दी और रजिया के एक और भाई बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। और रजिया? उधर अल्तुनिया ने रजिया को पकड़कर कैद कर लिया। अब रजिया के सामने कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने और शायद सत्ता वापस पाने की उम्मीद में उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया से शादी कर ली? ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ था। फिर क्या हुआ शादी के बाद? रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर कुछ वफादार सैनिकों के साथ दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वे बहराम शाह की सेना से हार गए। हार गए? हाँ, भागते हुए हरियाणा में कैथल के पास कुछ डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को दोनों की हत्या कर दी। ओह, तो रजिया का शासनकाल सिर्फ 3.5 साल चला? हाँ, बस 3.5 साल। इतिहासकार हबीबुल्लाह का मानना है कि रजिया का पतन असल में उसकी व्यक्तिगत विफलता नहीं थी। ये तुर्क अमीरों की जीत थी, जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। रजिया के बाद तो लगता है सुल्तानों की हालत और पतली हो गई होगी। बहराम शाह 1240-42 और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-46। इनके दौर में क्या खास हुआ? ये तो महज नाम के सुल्तान रहे होंगे, क्यों? बिल्कुल, ये दोनों पूरी तरह तुर्क अमीरों, खासकर उसी दल चालीसा के हाथ की कठपुतली थे। बहराम शाह के समय में तो अमीरों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक नया पद ही बना दिया, नायब-ए-मुमलिकात, मतलब राज्य का संरक्षक। अच्छा, एक और पद? हाँ, और ये पद सुल्तान और वजीर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। पहला नायब बना ऐतगिन, जो रजिया का विरोधी था। अब सत्ता के 3 केंद्र हो गए, सुल्तान, वजीर और नायब, और उनमें लगातार खींचतान चलती रहती थी। जब बहराम शाह ने थोड़ी सी भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए तो 1242 में अमीरों ने उसकी हत्या करवा दी। ओह! इसी दौरान 1241 में मंगोलों ने भी तैयार बहादुर के नेतृत्व में लाहौर पर हमला किया था। काफी तबाही मचाई थी। और मसूद शाह, उसका दौर कैसा रहा? वो भी 4 साल तक सिर्फ नाम का सुल्तान रहा। उसके समय की कोई खास उपलब्धि नहीं है। बस एक बात मिलती है कि उसने सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम लिखवाया, शायद अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए। लेकिन असली ताकत अमीरों के पास ही रही। आखिरकार 1246 में दल चालीसा के ही एक बहुत प्रभावशाली सदस्य बलबन ने मसूद शाह को हटवा दिया और इल्तुतमिश के एक पोते नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद 1246, 1265, 66। हाँ, इनका नाम अक्सर एक बहुत ही मतलब सीधे साधे और धार्मिक सुल्तान के तौर पर लिया जाता है जी। क्या ये सच है? हाँ, मिनहाज-उस-सिराज, जिसने अपनी मशहूर किताब तबकात-ए-नासरी इसी सुल्तान को डेडिकेट की है, वो उसे दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताता है। आदर्श सुल्तान? हाँ, कहा जाता है कि वो बहुत सादा जीवन जीता था। टोपी सिलकर और कुरान की नकलें लिखकर अपना गुजारा करता था। राजकोष से अपने निजी खर्च के लिए पैसा नहीं लेता था। अच्छा। वो कहता था कि हम राज्य की मालिक नहीं बल्कि उसके ट्रस्टी हैं। उसने सिर्फ एक शादी की थी और वो भी बलबन की बेटी हुजैदा से। बलबन की बेटी से? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो वाकई में शासन चला रहा था या पर्दे के पीछे कोई और था? देखिए, असलियत यही है कि वो नाम मात्र का सुल्तान था। सारी असली ताकत उसके नायब-ए-मुमलिकात यानी बलबन के हाथों में थी। अच्छा, तो बलबन ही असली पावर था? बिल्कुल, बलबन ने ही उसे गद्दी पर बिठाया था और लगभग 20 साल तक उसी ने शासन चलाया। एक बार बीच में 1253 में नसीरुद्दीन ने कुछ दूसरे अमीरों के कहने पर बलबन को नायब के पद से हटा दिया था। हाँ। और एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रिहान को वो पद दे दिया था। लेकिन बलबन इतना शक्तिशाली था कि साल भर के अंदर ही उसने रिहान को हटवा दिया और दोबारा नायब बन गया। तो बलबन पर्दे के पीछे से ही अपनी ताकत बढ़ाता रहा।
बिल्कुल। उसने मंगोलों के हमलों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। कहते हैं 1260 में उसने मंगोल नेता हलाकू खान के दूतों का दिल्ली में बड़ा भव्य स्वागत किया और एक तरह की संधि भी की। इससे उत्तर पश्चिम सीमा पर कुछ शांति हुई। इसी दौरान नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूख खान यानी महान खान की उपाधि दी थी। उलूख खान। जी। फिर 1265 या 66 में नसीरुद्दीन महमूद की अचानक मौत हो गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये मौत स्वाभाविक नहीं थी। शायद बलबन ने ही उसे मरवाया था, ताकि खुद सुल्तान बन सके। हाँ, ताकि खुद सुल्तान बन सके, और इसके तुरंत बाद बलबन गद्दी पर बैठ गया। तो अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन 1265-66, 1287। एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का इसका सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली नाम बहाउद्दीन था। कहा जाता है इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर जीतने के बाद इसे खरीदा था। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं कि सुल्तान बनने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब उसका एजेंडा क्या था। देखिए, बलबन जो खुद दल चालीसा का सदस्य था और रजिया से लेके नसरुद्दीन महमूद तक कई अहम पदों पर रह चुका था। वो सत्ता के खेल को बहुत करीब से देख चुका था। हाँ, उसे पता था कि क्या चल रहा है। वो अच्छी तरह समझता था कि पिछले 30 सालों में सुल्तान का पद कितना कमजोर हो गया है। अमीरों का दबदबा इतना बढ़ गया था कि सुल्तान की कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। सही बात है। इसलिए बलबन का सबसे पहला और मुख्य मकसद था सुल्तान के पद की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को बहाल करना और शासन पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित करना। और इसके लिए उसने जो सिद्धांत अपनाया उसे राजत्व का सिद्धांत या किंगशिप थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या खास बातें थीं? ये क्या था असल में? इस सिद्धांत के कई पहलू थे और सबका मकसद एक ही था, सुल्तान को आम अमीरों और जनता से कहीं ज्यादा ऊपर, मतलब लगभग दैवीय स्थापित करना। दैवीय। पहला, उसने सुल्तान के पद को दैवीय बताया, खुद को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया। जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया। जी। इसका मतलब था कि सुल्तान का हुक्म ईश्वर का हुक्म है, उसे चुनौती देना मतलब ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाना है। अच्छा। दूसरा, उसने राजा की निरंकुशता पर जोर दिया, मतलब एब्सोल्यूट पावर। उसने अपने बेटे बुगरा खान से कहा भी था कि सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। और तीसरा, उसने कठोर न्याय और अनुशासन लागू किया। जरा सी गलती या अनुशासनहीनता पर भयानक सजा दी जाती थी, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो। इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं क्या कि उसने सच में ऐसा किया? हाँ बिल्कुल। बदायूं का इक्तादार था मलिक बकबक, वो भी दल चालीसा का सदस्य था। उसने अपने एक नौकर को पीट पीट कर मार डाला था। तो बलबन ने उसे सरेआम कोड़ों से पिटवाया, जिससे उसकी मौत हो गई। सरेआम? हाँ। इसी तरह अवध का इक्तादार था हैबत खान। उसने शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसे 500 कोड़े लगवाए गए और मृतक के परिवार को भारी हर्जाना देना पड़ा। कहते हैं वो इतना शर्मिंदा हुआ कि फिर कभी घर से बाहर ही नहीं निकला। बाप रे। तो इन मिसालों से बलबन ने साफ कर दिया कि सुल्तान के न्याय से कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल, संदेश साफ था। उसने दरबार के माहौल को भी पूरी तरह बदल दिया था। हाँ, पूरी तरह। उसने दरबार में बहुत गंभीर और कह सकते हैं भय का माहौल बना दिया। हंसी मजाक बंद, शराब पीना बंद, संगीत नाच गाना सब बंद। वो खुद भी नहीं मुस्कुराता था। कहते हैं दरबार में कभी नहीं, हमेशा शाही रोबदाब बनाए रखता था। उसने ईरानी या फारसी दरबारी परंपराएं अपनाई, जैसे सिजदा मतलब झुककर सलाम करना। हाँ, सुल्तान के सामने घुटनों के बल झुककर जमीन चूमना, और पैबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। जी। उसने खुद को ईरान के महान पौराणिक योद्धा अफरास्याब का वंशज बताना शुरू किया और पारसी नववर्ष नौरोज का त्योहार बड़ी शानो शौकत से मनाना शुरू किया। ये सब क्यों? इन सब का मकसद दरबारियों और जनता के मन में सुल्तान के प्रति भय और सम्मान दोनों पैदा करना था। उसे आम इंसानों से ऊपर दिखाना था। और इसी राजत्व सिद्धांत का एक हिस्सा नस्लीय श्रेष्ठता भी था। उसने तुर्क होने पर बहुत जोर दिया। हाँ, ये उसके सिद्धांत का एक विवादास्पद पहलू है। बिल्कुल। बलबन का मानना था कि शासन करने का अधिकार सिर्फ उच्च कुल के तुर्कों को ही है। सिर्फ तुर्कों को? हाँ। उसने प्रशासन के ऊंचे पदों से गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को हटा दिया। उसका एक मशहूर कथन भी है, जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की हर धमनी और नस गुस्से से फड़कने लगती है। बाप रे, ये तो काफी
नस्लवादी सोच है। हाँ, ये उसकी नस्लीय श्रेष्ठता की भावना को दिखाता है। अब बात करते हैं उसकी मशहूर लौह और रक्त की नीति की। ये क्या थी और इसे कहाँ लागू किया गया? ये नीति असल में उसके कठोर न्याय और निरंकुश शासन का ही हिस्सा थी, खासकर विद्रोहों को कुचलने, कानून व्यवस्था स्थापित करने और अपनी सत्ता को चुनौती देने वालों के खिलाफ। इसमें विरोधियों के प्रति बहुत ज्यादा कठोरता और हिंसा का इस्तेमाल किया गया। जैसे दिल्ली के आसपास मेवात इलाके में मेवाती डाकुओं का बहुत आतंक था। व्यापार के रास्ते असुरक्षित थे। बलबन ने उनके खिलाफ एक बर्बर अभियान चलाया, जंगल कटवा दिए, हजारों मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह दुआब और कटिहर यानी रुहेलखंड में जो विद्रोह हुए, उन्हें भी बड़ी बेरहमी से कुचला गया। और सबसे बड़ा विद्रोह शायद बंगाल में हुआ था ना? हाँ, बंगाल का सूबेदार था तोगरिल खान। वो बलबन का ही एक वफादार गुलाम था। पहले उसने 1279 में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ये तो सीधी चुनौती थी बलबन को। बिल्कुल सीधी चुनौती। बलबन ने पहले 2 सेनाएं भेजी, लेकिन वो हार गईं। इससे बलबन बहुत नाराज हुआ और वो खुद एक बड़ी सेना लेकर बंगाल गया। खुद गया? दिल्ली छोड़कर? हाँ, ये पहली बार था कि बलबन सुल्तान बनने के बाद दिल्ली से इतनी दूर किसी अभियान पर गया था। उसने तोगरिल खान को पकड़कर मार डाला और इसके समर्थकों को लखनौती, जो बंगाल की राजधानी थी, उसके मुख्य बाजार में सरेआम फांसी दे दी गई। सरेआम फांसी? हाँ। फिर उसने अपनी बेटे बुगरा खान को बंगाल का सूबेदार बनाया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने विद्रोह किया तो उसका हश्र भी तुगरिल जैसा ही होगा। तो उसने विद्रोहियों को कोई मौका नहीं दिया? कोई मौका नहीं। और जिस दल चालीसा ने सुल्तानों को इतना परेशान किया था और जिसका वो खुद सदस्य था, उसके बाकी सदस्यों के साथ बलबन ने क्या किया? उन्हें कैसे संभाला? बलबन जानता था कि यह दल चालीसा सुल्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उसने एक-एक करके दल चालीसा के जो बचे हुए प्रभावशाली सदस्य थे, उन्हें खत्म कर दिया। खत्म कर दिया? हाँ। मतलब? मलिक बकबक और हैबत खान के उदाहरण हमने देखे। अवध का अमीर खान था जो तुगरिल के खिलाफ असफल रहा था, उसे मौत की सजा दी गई। उसका अपना चचेरा भाई शेर खान सुनकर, वो उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहा था, काफी लोकप्रिय हो गया था। बलबन को उससे भी खतरा महसूस हुआ। कहा जाता है कि उसे जहर देके मरवा दिया। जहर देकर? हाँ। इतिहासकार बर्नी ने बलबन को इसीलिए खुफिया कातिल भी कहा है, क्योंकि उसने कई अमीरों को चुपचाप मरवा दिया। इस तरह उसने दल चालीसा की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मंगोलों का खतरा तो लगातार बना हुआ था। उनसे निपटने के लिए बलबन ने क्या रणनीति अपनाई? विस्तार किया या? नहीं, मंगोलों के मामले में बलबन ने विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई, बल्कि रक्षात्मक नीति पर जोर दिया। डिफेंसिव रहा। अच्छा। उसने साम्राज्य विस्तार की बजाय सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया। उत्तर पश्चिम सीमा पर उसने पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किले बनवाए और वहां शक्तिशाली सेना तैनात की। पहले वहां शेर खान को नियुक्त किया था। उसकी मौत के बाद अपने बड़े और सबसे योग्य बेटे शहजादा मोहम्मद खान को सीमा की जिम्मेदारी सौंपी। प्रशासन में भी उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किए? मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए? हाँ, शासन को मजबूत करने के लिए उसने 2 महत्वपूर्ण विभाग स्थापित किए। पहला, एक केंद्रीय सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज? जी। इसका प्रमुख आरिज ममालिक कहलाता था। पहला आरिज इमाद उल मुल्क को बनाया गया। इसका काम था सेना की भर्ती, संगठन, रख रखाव, निरीक्षण, ताकि सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में रहे। और दूसरा? दूसरा उसने एक बहुत कुशल गुप्तचर व्यवस्था, मतलब इंटेलिजेंस सिस्टम स्थापित किया। हर इक्ता यानी प्रांत में बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए। बरीद? हाँ, जो सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। इनका मुखिया बरीदे मुमालिक कहलाता था। इससे बलबन को अमीरों की गतिविधियों और राज्य के हालात की पूरी जानकारी रहती थी। ये तो काफी स्मार्ट था। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि अंदरूनी मामलों में इतनी सख्ती बरतने वाला शासक बाहरी दुश्मन यानी मंगोलों के प्रति रक्षात्मक नीति अपना रहा था। शायद वो सल्तनत के अंदरूनी ढांचे को मजबूत करना ज्यादा जरूरी समझता था। लेकिन बलबन के आखिरी दिन शायद उतने सफल नहीं रहे। सुना है उसके बेटे शहजादा मोहम्मद की मौत का उस पर गहरा असर पड़ा था। बिल्कुल। 1286 में मंगोलों से लड़ते हुए शहजादा मोहम्मद की मौत हो गई। वो बलबन का सबसे प्रिय और योग्य बेटा था। बलबन उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ओह। उसकी मौत बलबन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। कहते हैं वो इससे कभी उभर नहीं पाया। सार्वजनिक रूप से तो वो अपना रोब-दाब बनाए रखता था, लेकिन रात में अकेले फूट फूट कर रोता था।
तो उसने अपना उत्तराधिकारी फिर किसे चुना? वो चाहता था कि उसका दूसरा बेटा बुगरा खान, जो बंगाल का सूबेदार था, वो दिल्ली आकर गद्दी संभाले। अच्छा। लेकिन बुगरा खान को दिल्ली का वो कठोर माहौल और पिता का डर वो पसंद नहीं था। उसने मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ। तब बलबन ने अपने पोते यानी शहजादा मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को अपना वारिस चुना। इसके कुछ समय बाद ही 1287 में बलबन की मौत हो गई। और बलबन के बाद क्या हुआ? क्या उसकी बनाई हुई वो सख्त व्यवस्था टिक पाई? नहीं, बलबन की मौत के बाद उसका बनाया हुआ वो कठोर ढांचा ज्यादा दिन नहीं टिक सका। दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन। उसने अमीरों के साथ मिलकर कैखुसरो को किनारे कर दिया और बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। कैकुबाद? हाँ, वो एक अनुभवीहीन और कह सकते हैं विलासी युवक था। उसके समय में शासन की बागडोर फिर से अमीरों के हाथ में चली गई। कुछ ही समय बाद उसे लकवा मार गया। फिर उसके नन्हे बेटे शमसुद्दीन कैमूर्स को गद्दी पर बिठाया गया। तो मतलब पूरी तरह अराजकता फैल गई। हाँ, एक तरह से अराजकता का माहौल था, जिसका फायदा उठाकर 1290 में एक अनुभवी तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। और यहीं से खिलजी वंश शुरू हुआ। बिल्कुल। इस तरह गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश भी कहते हैं, उसका अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ। तो ये थी रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन की कहानी। एक ने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, लेकिन अमीरों की ताकत और शायद उस समय के सामाजिक पूर्वाग्रहों का शिकार हो गई। हाँ। दूसरे ने व्यवस्था कायम करने और सुल्तान की सत्ता को शिखर पर पहुंचाने के लिए हद दर्जे की सख्ती अपनाई, लेकिन उसका बनाया हुआ वो लोहे का ढांचा भी उसके जाते ही चरमरा गया। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझे इससे? निचोड़ यही है कि मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत में सत्ता हासिल करना और उसे बनाए रखना ये कितना जटिल और खतरनाक खेल था, खासकर जब तुर्कान चहलगनी जैसा शक्तिशाली गुट मौजूद हो। रजिया की योग्यता उसके महिला होने के कारण नजरअंदाज कर दी गई और बलबन की सारी कठोरता और नीतियां भी उसके वंश को लंबे समय तक सत्ता में नहीं रख सकी। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर भी मजबूर करती है कि बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा और राज्य में स्थिरता लाने के लिए जिस डर और क्रूरता का सहारा लिया, क्या वो वाकई उस समय की जरूरत थी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या उसके बिना सल्तनत और बिखर जाती, या ये तरीके उसकी अपनी सत्ता की भूख और असुरक्षा का नतीजा थे? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सल्तनत काल की राजनीति की गहराइयों, शासक की महत्वाकांक्षाओं और राज्य की जरूरतों के बीच का जो जटिल रिश्ता है, उस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।